हाँ, स्टार्ट हो गया। समकालीन जनमत के पेज पर इस मई दिवस के आयोजनों की श्रृंखला में आयोजित इस फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है। अभी तक शायद कोई साथी नहीं जुड़े हैं। मैं इंतज़ार कर रहा हूं कि हाँ, कोई एक साथी आ गए हैं। नाम मुझे पता नहीं चल रहा है, कोई तकनीकी दिक्कत है, लेकिन कृपया दो साथी आ गए हैं। पल्लव आ गए हैं सबसे पहले। नमस्ते पल्लव, मई दिवस की शुभकामनाएं पल्लव। अब पल्लव, आपसे मेरा सवाल यह है कि क्या आपको मेरी आवाज़ ठीक से सुनाई दे रही है, और क्या आपको मेरी शक्ल जो थोड़ी बदली हुई दिख रही है वो ठीक से दिख रही है? कृपया टिप्पणी करें, मैं उसे पढ़ के। नमस्ते दीपक, मैं आप सभी से पूछ रहा हूं, क्या आपको मेरी आवाज़ पल्लव सबसे पहले आए हैं। पल्लव हमेशा नंबर 1 पर रहते हैं। कृपया मुझे बताएं, क्या आपको मेरी आवाज़ ठीक से सुनाई दे रही है? क्या मेरी शक्ल ठीक से दिखाई दे रही है? क्या मैं कुछ मजदूर नुमा सा दिख रहा हूं आपको? शुक्रिया। इसका मतलब मैं बात शुरू कर सकता हूं। समकालीन जनमत पर मई दिवस के तहत कल से मजदूर दिवस के आयोजनों की श्रृंखला में कई सारे कार्यक्रम हुए हैं, जिसके तहत आज के कार्यक्रम की प्रासंगिकता बताने वाले कुछ गद्यांशों का पाठ करने वाला हूँ और उनके बहाने कुछ चर्चा करने वाला हूँ। मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ क्योंकि पिछली 2 शाम से मेरे यहाँ ब्रॉडबैंड कनेक्शन टूट रहा है, और अगर इस समय ऐसा कुछ हो गया तो बीच में बात अधूरी न रह जाए, मुझे डर ये है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि बात ठीक से चलेगी, तकनीक हमारा साथ देगी। प्रणाम खेमकरण। संजय जोशी भी कह रहे हैं कि परफेक्ट है। तो आज मैं आपसे सबसे पहले जो 2-3 मेरी योजनाएं हैं उसके तहत मैं आपसे बात कर लूं। मैं मुख्य एक तो बात करना चाहूँगा शेखर जोशी की कुछ कहानियों के बारे में। एक मैं स्वयं प्रकाश जी का संस्मरण जो पिछले वर्ष आया था, उनके देहांत से ज़रा सा पहले, धूप में नंगे पाँव, उससे 2 मुख्य अंशों का पाठ करूँगा। असल में स्वयं प्रकाश जी का जो गद्यांश है, जो संस्मरण है, और जो शेखर जोशी की एक खास कहानी जिसमें मैं आज चर्चा करना चाहता हूँ, उन दोनों को जोड़ के मैं कुछ बात कहने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है मैं अपनी बात समझा पाऊँगा। और उसके बाद मैं थोड़ा सा एक क्लासिक का पाठ करूँगा, रांगे राघव का जो बहुत प्रसिद्ध रिपोर्टाज है तूफानों के बीच, उससे एक अंश का पाठ करूँगा। और अंत में कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य के आज सुबह के लेख से अपनी बात समाप्त करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी योजना अनुसार सारी बातें आपके सामने रख पाऊँगा। मैं तो मजदूर दिवस के इतिहास के बारे में कुछ बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि उसके बारे में आप जानते हैं, और मैं सामान्य ज्ञान का कोई लेक्चर देने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, और न मैं हिंदी कहानी के इतिहास पर बहुत ज़्यादा बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसको कि व्याख्यान नुमा नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं एक सहज बातचीत आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ। लेकिन यह ज़रूर कहना है कि आज के दिन मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि आप हिंदी के एक महत्वपूर्ण कथाकार शेखर जोशी की कहानियाँ ढूंढ कर पढ़ें, क्योंकि इस बात पर मेरा ध्यान कुछ समय पहले ही गया था कि शायद मजदूरों के जीवन से जुड़ी हुई जितनी ज़्यादा कहानियाँ शेखर दा ने लिखी हैं, उतनी हिंदी के किसी और कहानीकार ने नहीं लिखी हैं। उनका एक ख़ास संग्रह है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। ये लैपटॉप होता तो आपको न तस्वीर सीधी दिखती, लेकिन चूंकि ये मोबाइल पे रिवर्स इमेज है, इसलिए आपको यह उल्टा दिखेगा। डांगरी वाले, यह शेखर जोशी का कहानी संग्रह है। डांगरी आप जानते होंगे, डांगरी जो कारखाने में लेबर काम करने के पहले जो वस्त्र पहनते हैं उसे डांगरी कहा जाता है। तो ये है ही दरअसल मजदूरों के बारे में पूरा कहानी संग्रह। और वर्ग चेतना किस तरह से काम करती है, किस तरह से मजदूर एक दूसरे के हितों को जानते हैं, उनकी छोटी लड़ाइयों के बावजूद उनका स्वाभिमान, उनका संघर्ष, उनकी खुददारी, उनका जज्बा, वो सब कुछ आपको इन कहानियों में जितनी खासियत, जितनी मजबूती के साथ देखने को मिलता है, वो हिंदी कहानी के इतिहास में दुर्लभ है।
और मैं आपसे अपील करता हूं कि आप शेखर जोशी की कहानियां, उस्ताद या नौरंगी बीमार है या मेंटल, ये सब कहानियां पढ़ें। उनकी सुप्रसिद्ध कहानी बदबू तो सबसे ज़्यादा है। हिंदी कहानी के विख्यात आलोचक विजय मोहन सिंह उसके बारे में काफ़ी विस्तार से लिख भी चुके हैं। बदबू कहानी, जिसमें कहानी के नायक को अपने हाथों से जब बदबू आना बंद हो जाता है, मैं वो अंश आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, 1 मिनट मुझे दें। तो यह एक जो कहानी का नायक है वह कारखाने में काम करते हुए वहाँ की परिस्थितियों से चिढ़ा हुआ, परेशान, विद्रोही प्रकृति का सब कुछ है, लेकिन उसका सबसे बड़ा डर यह है कि एक दिन उसे इन सब चीज़ों की आदत हो जाएगी। और ये आदत जो है, ये आदत दरअसल जो असेंबली लाइन प्रोडक्शन से जुड़ी हुई सबसे बड़ी त्रासदी होती है, जिसे दुनिया के सब जाने माने फिल्मकार चार्ली चैपलिन ने अपनी अमर फिल्म मॉडर्न टाइम्स से सबसे बेहतर तरह से दिखाया था। उस भय को, वो जो मजदूर के मन में जो भय होता है, उसे शेखर जोशी ने इस कहानी में इतनी खूबसूरती से इतनी ज़बरदस्त तरह से उभार के रख दिया है। मैं वो हिस्सा पढ़ रहा हूँ आपके सामने। दिन भर वह यंत्रवत काम करता रहा। थकान के कारण शरीर चूर चूर हो रहा था, परंतु बैठकर सुस्ता लेने को भी उसका मन नहीं हुआ। कैंटीन में जाकर उसने चाय ली और अनुभव किया कि चाय फीकी है। पहले किसी दिन ऐसी बात होती तो वह कैंटीन मैनेजर से शिकायत करता, परंतु आज आधी चाय छोड़कर चला आया। ग्रीस और तेल लगा हुआ सामान उठाने के कारण हाथ गंदगी से भर गए थे। सायरन की आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो उसने कान बंद किया। ऐसा लगता था कि सायरन यदि किसी कारण से न बजता तो वह उसी प्रकार यंत्रवत काम करता रहता। जल्दी जल्दी में उसने दोनों हाथ केरोसिन तेल में धो डाले। साबुन का डिब्बा टटोल कर देखा तो वह खाली था। भूमि पर से थोड़ी मिट्टी उठाकर वह नल की ओर चल दिया। पिछले 3-4 महीनों की नौकरी में आज वह पहली बार मिट्टी से हाथ धो रहा था। भुरभुरी मिट्टी को पानी के साथ लगाकर उसने हाथों में मला और फिर दोनों हाथ नल के नीचे लगा दिए। पानी के साथ मिट्टी की पतली परत भी बह चली। दूसरी मिट्टी लगाने से पहले उसने हाथों को सूंघा और अनुभव किया कि हाथों की गंध मिट चुकी है। उसे लगा जैसे आज वह घासी की तरह इस बदबू का आदी हो चुका है। घासी इस कहानी में एक दूसरा पात्र है जो उसको शुरू में कहता है कि हमें कोई बदबू नहीं आती, हम हाथ धोए बिना ही खाना खा लेते हैं। उसने चाहा कि एक बार फिर हाथों को सूंघ ले, लेकिन उसका साहस न हुआ। परंतु फिर बड़ी मुश्किल से वह दोनों हाथों को नाक तक ले गया और इस बार उसके हर्ष की सीमा न रही। पहली बार उसे भ्रम हुआ था। हाथों से केरोसिन तेल की बदबू अभी भी आ रही थी। विजय मोहन सिंह कहते हैं कि दरअसल यह कहानी नहीं है, यह कहानी कार्ल मार्क्स के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को सबसे आसानी से हमारे लिए समझा देती है। दुनिया के मजदूरों एक हो, इस बात को, यह कहानी एक सरल सी बात। मजदूरों को इसलिए एक होना है क्योंकि सबके हाथों से वही बदबू आ रही है। इस बात को हम जिस दिन समझ लेंगे उस दिन इस कहानी की सार्थकता और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की प्रासंगिकता हमारे लिए स्पष्ट हो जाएगी। इससे सरल ढंग से शायद कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को समझा पाना संभव नहीं है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं मित्रों, जब अभी जिस समय आपसे बात कर रहा हूँ और मैंने उसके लिए मोबाइल खोला, पिछले 2-3 घंटे से मैं मोबाइल से दूर था और तब मुझे पता लगा कि लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। और पिछले 1.5 महीने में हम लोगों ने आज़ादी के विभाजन के बाद का सबसे बड़ा विस्थापन देखा है। मजदूरों को सड़क पे सैकड़ों मील चलते देखा है। सड़क पे चलते चलते मर जाते हुए मजदूरों को देखा है। सरकारों की बेपरवाही को देखा है। और आज मैं ये सोच रहा था कि हर बार ऐसा क्यों हुआ। लॉकडाउन की जो अंतिम तिथि थी वो जब आने वाली थी, तब तक इस बात को छुपाया गया कि क्या फैसला किया जाएगा। जनता को विश्वास में लेने की कोशिश क्यों नहीं की गई। हमें पहले से भरोसे में क्यों नहीं लिया गया कि आगे क्या फैसला किया जाना है। हमें अचानक 3 घंटे के नोटिस पे क्यों बताया गया कि आप जो जहां हैं वो वहां बंद हो जाएगा। हमें विश्वास में लेने की कोशिश क्यों नहीं की गई। ये पारदर्शिता सरकारों और जनता के बीच में क्यों खो गई। और क्यों हमारे देश के हजारों लाखों मजदूरों को दिनों दिन सड़कों पर चलते हुए, भूख प्यास सबका सामना करते हुए इस आस में लगातार चलते रहना पड़ा कि वे अपनी मातृभूमि तक पहुंच जाएं। क्यों आप्रवासी मजदूरों के लिए हमने पहले व्यवस्थाएं नहीं की, क्यों उनके लिए इंतज़ाम नहीं किए गए।
व्यवस्था सब हुआ। ये सारे मूव आए हैं। मैं जिस इलाके में रहता हूँ, जालौर जिले की एक छोटी सी जगह रानीवाड़ा, यह गुजरात से सटी हुई जगह है। और इससे पहले मेरा जहाँ पोस्टिंग थी, 8 साल में जहाँ रहा, डूंगरपुर, वह भी गुजरात से सटा हुआ जिला है। और इसलिए वहाँ के मित्रों से और यहाँ के मित्रों से सबसे बात करने के कारण मुझे अंदाज है कि इन दोनों जिलों की सीमाओं से जो जो मजदूर यहाँ चल कर के आए हैं, उनके दुख दर्द की कहानियाँ मैंने सुनी हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा, मैं कोई फेक न्यूज़ नहीं फैलाना चाहता, इसलिए संख्या नहीं बोल रहा हूँ जो मुझे बताई गई है, लेकिन अविश्वसनीय संख्या में लोग वहाँ से यहाँ आए हैं और इतने कष्ट सह कर के आए हैं, इतनी तकलीफ़ें सह कर के आए हैं। और हमारी सोशल मीडिया पे मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जो कि एक अधिकारी हैं और हिंदी के बड़े कहानीकार हैं, मेरे अभिन्न मित्र हैं, कैलाश वानखेड़े। कैलाश वानखेड़े ने एक पोस्ट शेयर की थी। उस पोस्ट में एक साहित्यकार मोहतरमा ने लिखा था कि ये मज़दूर जो हैं, इन्हें ज़रा सा भी अक्ल नहीं है, ये लेकर के कोरोना इधर से उधर फिर रहे हैं। और उसके नीचे जो टिप्पणियों की बाढ़ थी, मध्यवर्गीय अहमन्यता से भरे हुए घृणित टिप्पणियों की जो बाढ़ थी, उसे देख करके मैं कांप गया। उसे पढ़ने के बाद ऐसा लगा जैसे सारे सोशल मीडिया को छोड़ देना चाहिए। किसी को कोई परवाह नहीं है इन मज़दूरों की। ये हमारे इतिहास में, ये हमारे हाशिए के लोग हैं, ये हमारी गिनती से गायब हैं, ये हमारी योजनाओं से गायब हैं, ये हमारे तमाम तरह के विकल्पों से गायब हैं। हमने इन्हें एक अदृश्य शक्ति की तरह छोड़ दिया है, जो सिर्फ हमारे कारखानों में काम करेंगे, हमारे घरों में काम करेंगे, हमारे घरों को साफ़ रखेंगे, हमारी सड़कों को साफ़ रखेंगे, हमारे सीवरों मेन होल्स में उतरेंगे, हमारे जीने को जीने लायक बनाएंगे। लेकिन जब हमारे सब कुछ जीने के लिए तैयार हो जाएगा तो हम उन्हें उठा करके बाहर कर देंगे, हम उन्हें झाड़ बुहार के एक कोने में कर देंगे। वे हमें दिखने नहीं चाहिए। इतनी भयानक त्रासदी के समय में हम लोग जी रहे हैं। अब मैं आपसे जो मैंने आपसे ऐसा जिक्र किया था, स्वयं प्रकाश जी के संस्मरण का एक हिस्सा और शेखर जोशी की एक कहानी, दोनों को मिलाकर के कुछ कहने की कोशिश करना चाहता हूँ। दरअसल ये दोनों अंश मैंने इसलिए चुने क्योंकि मैं इन दोनों को जब पढ़ रहा था, तब जब मैंने पहले स्वयं प्रकाश का संस्मरण नहीं, पहले मैंने शेखर दा की कहानी पढ़ी थी और स्वयं प्रकाश का संस्मरण पढ़ते हुए मुझे ऐसे लगा जैसे दोनों एक ही बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों दो बिल्कुल भिन्न भिन्न, एक अपने व्यक्तिगत अनुभव बता रहा था, दूसरा व्यक्ति एक कहानी लिख रहा था जो भी शायद उसके अनुभवों से निकली हुई हो सकती है। एक मिनट दें। स्वयं प्रकाश का ये जो संग्रह है, धूप में नंगे पांव, जो कि हिंदी की संस्मरण विधा के अविस्मरणीय दस्तावेजों में से एक है, जो अभी अभी आया ही है, जिसे ज़्यादा समय नहीं हुआ है, जिस पर ज़्यादा बात भी नहीं हुई है। मैं आपसे अपील करता हूँ सब लोग मौका निकाल के इसे ज़रूर पढ़ें। यह स्वयं प्रकाश जी की कर्मशीलता जिन जिन नगरों और शहरों में रही, वहाँ की कहानी है। यह बम्बई, अजमेर, उड़ीसा, सरगपल्ली, दरीबा माइंस, चित्तौड़, जावर माइंस, इन सब जगहों की बात करता है। सॉरी, भीनमाल और मेरे आसपास के दो शहर भी हैं। वो जगह जहाँ स्वयं प्रकाश जी ने काम किया, और ये वहीं ख़त्म हो जाता है जहाँ उनका रिटायरमेंट हुआ नहीं, बल्कि VRS के तहत उन्हें लगभग मजबूर किया गया रिटायर होने के लिए। वहाँ तक ये कहानी जाती है। ये उनकी जीवनी नहीं है, ये सिर्फ उनकी कार्यशीलता के दौरान के अनुभव हैं सारे के सारे। इसका एक अनुभव है जो मैं आपको ख़ास तौर पे सुनाना चाहता हूँ, और इसके बाद मैं शेखर दा की उस कहानी की चर्चा करूँगा। ये राजपाल एंड सन्स से छपा है। दीपक जी पूछ रहे हैं ये कहाँ से छपा है। राजपाल एंड सन्स से छपा है। अभी तो इसे मंगवा पाना संभव नहीं होगा, लॉकडाउन खत्म। हाँ, जैसलमेर भी, बिल्कुल नंदवाना साहब ने सही कहा, जैसलमेर भी है इसके अंदर। तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद आप इसे ज़रूर मंगवा के पढ़ें। तो स्वयं प्रकाश जी काम करते थे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड राजस्थान के लोग जानते हैं। मैं उदयपुर में रहा हूँ कई लगभग 12-13 साल, इसलिए मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूँ। राजस्थान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक उपक्रमों में से एक था, जो कि अब एक कॉरपोरेट की नज़र हो गया, भेंट हो गया। उस कथा को मैं आगे इसी हिस्से में बात करना चाहूँगा, लेकिन ये हिस्सा है वो जहाँ पे मैं पहले बता देता हूँ संदर्भ क्या है। जो प्लांट था चित्तौड़ में, प्लांट को चलाने के लिए बहुत सारे पानी की ज़रूरत थी,
और इसके लिए, इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए कंपनी ने चंदेरिया से ठीक उल्टी दिशा में चित्तौड़गढ़ से 18 किलोमीटर दूर घोसुंडा गांव में बेड़च नदी पर एक बांध बनवाया था। इसे घोसुंडा डैम कहा जाता था। यहाँ से 40 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन की मार्फत पानी प्लांट में आता था। रास्ते में कॉलोनी को भी इसी से पानी मिल जाता था। तो उस बांध के बनने के चलते ढेर सारे लोग, काश्तकार, उनकी ज़मीनें गईं, वे विस्थापित हुए। उन्होंने मुआवजे के लिए केस किए, वे केस जीते भी, लेकिन उसके बावजूद उन्हें मुआवजे नहीं मिल रहे थे। और उस परिस्थिति में जब काश्तकारों ने घेराव किया, उस समय की जो परिस्थिति है उसको स्वयं प्रकाश जी ने जो लिखा है, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। बांध के निर्माण में जिन काश्तकारों की आंशिक जमीन बांध में आई थी, उन्हें अब तक मुआवजा नहीं मिला था। मुकदमे का फैसला उनके पक्ष में आ जाने के बावजूद कंपनी की टालमटोल से व्यथित होकर एक दिन आंशिक जमीन खोने वाले काश्तकारों ने बांध पर धरना दे दिया और चेतावनी दी कि यदि 24 घंटे में उन्हें मुआवजे की रकम नहीं मिली तो वे बांध पर बने पंप हाउस को तोड़ देंगे और प्लांट तथा कॉलोनी की जल आपूर्ति ठप कर देंगे। अब देखा जाए तो इस स्थिति से उन्हें ही निपटना चाहिए था जिन्होंने इसे पैदा किया है, अर्थात परियोजना विभाग को, जो मुआवजा दे सकते थे या कम से कम देने का वादा कर सकते थे। लेकिन ऐसा करने की बजाय कार्मिक विभाग के 2 प्रबंधकों के साथ मुझे एसपी कलेक्टर के पास भेज दिया गया। कलेक्टर मेरा दोस्त था और वह यह भी जानता था कि यदि जनता और भारत सरकार का यह उपक्रम आमने सामने हुआ तो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए साथ ही प्लांट में तोड़फोड़ न होने देने की जवाबदारी भी उसी की होगी, और अगर ज़रूरी हुआ तो उसे जनता के विरुद्ध बल प्रयोग भी करना होगा। लेकिन बावजूद इसके बजाय अपनी भूमिका के प्रति कोई वचनबद्धता जाहिर करने के उसने मेरे माध्यम से परियोजना विभाग के उच्चाधिकारियों पर दबाव डलवाया कि अब जबकि मुआवजे वाले मामले में फैसला काश्तकारों के हक में आ चुका है, कंपनी को मुआवजे के लिए सहमत होने में देर नहीं करनी चाहिए। दूसरे दिन सवेरे से हम लोग घोसुंडा बांध पर बने गेस्ट हाउस में थे और बाहर 300-400 ग्रामीण हमें घेरे हुए हमारे खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और उनका नेतृत्व कर रहे थे एडवोकेट गर्ग, जो हमारे कॉमरेड थे और मुझे हमारा अपना साथी ही नहीं, पथ प्रदर्शक जैसा भी मानते थे। इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक बार फिर मैं आजीविका के लिए अपने ही लोगों के सामने और प्रतिपक्ष में था। कंपनी ने मुआवजे के भुगतान के लिए किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया था। हम छोटे अधिकारी 8 पुलिस वालों के साथ 300-400 आदमियों की उस भीड़ के सामने थे और हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। और हमारी जिम्मेदारी थी कि देखें कि पंप हाउस बंद न हो, वाटर सप्लाई चालू रहे और प्लांट रोकने की नौबत न आए। सुबह से बैठे बैठे शाम के 4 बज गए। हम तो फिर भी छाए में पंखे के नीचे बैठे थे। कॉमरेड गर्ग और उनके साथी तो बाहर धूप में बैठे थे और उन्हें किसी ने पीने के पानी तक को नहीं पूछा था। अचानक एक जीप आती दिखाई दी। जीप में से एसपी भंवर सिंह और एसडीएम माहेश्वरी जी उतरे। इन लोगों ने आंदोलनकारियों को बताया कि उनकी कंपनी के अधिकारियों के साथ बात हो गई है और बहुत जल्द मुआवजे का भुगतान हो जाएगा। अगर देखा जाए तो यह कोई ठीक ठाक सा आश्वासन भी नहीं था। कॉमरेड गर्ग ने कहा कि जिनकी ज़मीन बांध में आई है वे कहाँ जाएं? खेती नहीं कर सकते, खेती कर नहीं सकते, दूसरा रोजगार नहीं मिला, कर्जा लेकर कब तक खाएं? इस पर एसपी ने कहा कि इस ज़मीन पर बहुत सारे पेड़ भी थे, आज एक भी नहीं है। जो लोग काट काट कर ले गए वे वापस लाकर जमा कराएं। अंत में एसडीएम माहेश्वरी जी ने अपनी साख का वास्ता दिया कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ, मैं पूरी तरह तुम्हारी तरफ हूँ, मैं तुम्हें मुआवजा दिलवा कर रहूँगा। किसी ने खड़े होकर नहीं पूछा कि आप कब तक हो, तबादला हो जाएगा तो कल चले जाओगे। इस बीच कार्मिक वालों ने कहीं से सबके लिए चाय मंगवा ली थी। मैंने सोचा गनीमत है, इतनी तो अकल है। अंत में धरना उठ गया। मैं नहीं जानता कि उस दिन मेरा और मेरे 2 साथियों का उग्र भीड़ से बच जाना संयोग था या कलेक्टर की दोस्ती या कॉमरेड गर्ग का लिहाज, लेकिन उस दिन यह सवाल मैंने बार बार खुद से पूछा कि ऐसी नौकरी मैं कब तक करता रहूँगा। इसके बाद अगले 2 पेज में पढ़ नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ। वो इस सार्वजनिक उपक्रम के चलते पर्यावरण पर दुष्प्रभावों का लगातार जिक्र करते हैं, कैसे अवशिष्ट पानी को न फेंक करके उसको ज़मीन में
डाला जाता, जिसके रिसाव से आसपास के गांव का पानी जहरीला हुआ, जिससे पशु मरते थे। कैसे उन गांव के लोगों को उनके असंतोष को दबाने के लिए तरह तरह की रिश्वत दी जाती थी। कैसे एक बार गैस का रिसाव हुआ, छोटा मोटा, मतलब भोपाल जैसा तो नहीं, लेकिन वो एक त्रासद स्थिति थी जिसके कारण शहर में लोग आतंकित हो गए। और जो वहाँ के डॉक्टर थे उन्होंने स्वयं प्रकाश जी को फ़ोन करके अपने रिश्ते का हवाला दिया, और उसके बाद स्वयं प्रकाश जी लिखते हैं कि मैंने सारे प्रोटोकॉल भुलाकर तुरंत बताया कि यदि सचमुच प्लांट से कोई गैस, और वो बड़ा सुंदर है। डॉक्टर बख्शी एक प्रतिष्ठित प्राइवेट डॉक्टर थे और मेरी पत्नी के मामा जी थे। मैंने कहा कि यहाँ गैस का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा, प्लांट में नहीं हूँ, इसलिए ठीक से बता नहीं सकूँगा कि क्या हुआ है। डॉक्टर बख्शी ने अपना क्रोध छिपाते हुए आजीजी से कहा, आप बस इतना बता दो कि कौन सी गैस है। मैंने एक क्षण खुद को डॉक्टर बख्शी की जगह रखकर देखा और सारे प्रोटोकॉल भुलाकर तुरंत बताया कि यदि सचमुच प्लांट से कोई गैस आई है तो वह सल्फर डाइऑक्साइड के अलावा कोई नहीं हो सकती, जो अनप्लेजेंट जरूर है पर टॉक्सिक नहीं है। डॉक्टर बख्शी के लिए इतना इशारा काफ़ी था। उन्होंने फ़ौरन मरीजों को आँख, नाक, कान पर गीला कपड़ा रखने और घर के खिड़की दरवाजे बंद रखने की सलाह देना शुरू किया। दूसरे डॉक्टरों को भी बता दिया। घंटे 2 घंटे में स्थिति काबू में आई और प्लांट को लेकर एक बड़ा सा कांड या हंगामा होने से बचा। मैं इसके अंतिम हिस्से को फिर आपके सामने पढ़ूंगा क्योंकि बहुत मार्मिक है जो स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है इस किताब का। फिलहाल मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस अंश के जरिए आपको क्या बताना चाह रहा था। मैं इस अंश के जरिए जो बताना चाह रहा था वो बात मैं बाद में करूँगा। पहले मैं आपसे शेखर जोशी की कहानी डांगरी वाले संग्रह में जो एक कहानी है सीढ़ियाँ, उसका जिक्र करना चाहता हूँ। सीढ़ियाँ कहानी शेखर जोशी की चर्चित कहानियों में से एक नहीं है। मैंने किसी भी आलोचक के कथा विश्लेषण में कभी सीढ़ियाँ कहानी का जिक्र नहीं सुना, लेकिन मुझे ये कहानी अद्भुत कहानी लगी। यह बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन यह कहानी अपनी सटलनेस में, अपने बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह देने में बहुत गहरी बात कह देती है। यह कहानी जिस पात्र के मुंह से कहलवाई गई है उस पात्र के पद नाम का जिक्र कहीं कहानी में नहीं है, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि वो एक फैक्ट्री में मजदूरों के ऊपर वाला अधिकारी है, जो बहुत बड़ा अधिकारी नहीं है, छोटा अधिकारी है, लेकिन मजदूर जिसके नियंत्रण में होते हैं। और कहानी एक छोटे से टाइम पीरियड की है जिसे हम टी ब्रेक कहते हैं। एक टी ब्रेक के 15 मिनट के दौरान की कहानी है, लेकिन उसमें थोड़ा पीछे का उल्लेख भी है। टी ब्रेक हुआ है और टी ब्रेक के दौरान मजदूर नीचे करके कोने में खड़े बातें कर रहे हैं। कभी कभी वो तिरछी निगाहों से उस केबिन की ओर देख रहे हैं जो एक सीढ़ियाँ चढ़ करके ऊपर बना हुआ है और जो कांच का है, जिससे फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों को ऊपर से वो अधिकारी देख सकता है। और ये जो अधिकारी है, जो हमारी कहानी का नायक है, जिसका नाम भी शायद नहीं है कहानी में, वो उसे लगता है कि सारे मजदूर उसके बारे में बात कर रहे हैं, सारे मजदूर उसकी ओर इशारा कर रहे हैं, और वो अपने मन में शंकित, भयभीत और अजब सा एक अकेलापन महसूस कर रहा है। उसे यहाँ तक कि इस कहानी के अंदर इस हमारे नायक को हिचकॉक की कहानी, हिचकॉक की फिल्म याद आती है। वो लिखते हैं, बर्ड्स नाम था शायद उसका, मुझे याद नहीं, शायद बर्ड्स ही नाम था, आप लोग बताएंगे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है और कहानी के नायक को भी याद नहीं आता है, तो लिखता है शायद बर्ड्स नाम था। एक वो फिल्म जिसके अंदर पक्षियों ने आक्रमण कर दिया था चारों ओर से और खिड़कियां शीशे तोड़ करके मकान के अंदर घुस आए थे। बहुत मशहूर फिल्म है हिचकॉक की। इतना शंकित, इतना भयभीत और इतना उन मजदूरों से अलग क्यों महसूस कर रहा है हमारी कहानी का नायक, उसको कहानी समझाने की कोशिश करती है। इसके पीछे एक छोटी सी घटना थी और वो टी ब्रेक को लेकर के ही घटित हुई थी। और टी ब्रेक, फैक्ट्रियों में टी ब्रेक कितना बड़ा विवाद का मुद्दा होता है, इसे यदि आपको समझना हो तो आपको भारत के दस्तावेजी फिल्मकारों में एक प्रमुख फिल्मकार राहुल रॉय की फिल्म फैक्ट्री जरूर देखनी चाहिए। फैक्ट्री के अंदर भी टी ब्रेक का जिक्र है कि टी ब्रेक के 15 मिनट को किस तरह से कम करने के लिए मालिक लालायित रहते हैं और कैसे उनको ये शिकायत रहती है कि उस 15 मिनट को मजदूर 20 मिनट कर रहे हैं या टॉयलेट जाने के नाम पे 5 के 7 मिनट कर रहे हैं। और आप सोच के देखिएगा, आपके घर में अगर मजदूर काम कर रहे हो तब भी आपको ये लगता है कि वे काम नहीं कर रहे हैं, बीच में बीड़ी पीने चले जा रहे हैं। तो लेकिन मजदूरों का होता है कि टी ब्रेक एक सीमित समय का है, सारे मजदूर एक साथ पहुंचे हैं तो चाय एक साथ मिलती नहीं है।
तो थोड़ा समय तो अतिरिक्त लग ही जाता है, आपस में बातें भी होती हैं और मजदूर मिलें, बैठे, बतियाएं, उनकी वर्क चेतना, उनका वर्क संगठन बने, इसको भी मालिक नहीं चाहते हैं। तो टी ब्रेक हमेशा मालिकों को खटकता है। टी ब्रेक और सुसु ब्रेक, जो भी आप उसे कहना चाहें, वो फैक्ट्री मालिक उससे हमेशा चिढ़ते हैं, उनका बस चले तो वे टी ब्रेक ख़त्म कर दें। तो इस फैक्ट्री में यही होता है, टी ब्रेक के कारण समय ज़्यादा जा रहा है, नियत समय से ज़्यादा समय तक मजदूर बाहर रहते हैं, और मजदूर तो कामचोर होते ही हैं, आप जानते हैं मालिकों की नज़र में। हमारे देश के एक बहुत बड़े मालिक हैं, उनके बारे में मैंने कल ही पढ़ा कि उन्होंने इस साल तनख्वाह न लेने का निर्णय लिया है। यह महान बलिदान सुनकर के मेरी आंखों में आंसू आ गए। आप जानते ही होंगे, एंटीला में रहते हैं वे, नाम तो मैं क्या बताऊं, सारी दुनिया उन्हें जानती है। तो उन्होंने कोरोना की इस महाविपदा से निपटने के लिए एक बड़ा बलिदान किया है। उन्होंने खुद की तनख्वाह शून्य कर दी है कुछ महीनों के लिए, और अपने कर्मचारियों की तनख्वाह आधी कर दी है। अब आप देखिए, खुद की तो पूरी नहीं ले रहे हैं, कर्मचारियों की आधी कर रहे हैं, तो कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं। अब इसके अंदर मरेगा कौन, ये मुझे ठीक से पता नहीं है, लेकिन फ़िलहाल स्थितियां यही हैं। तो मैं बात कर रहा था सीढ़ियां कहानी की, जिस कहानी में टी ब्रेक को ख़त्म कर दिया जाए मालिकों द्वारा। सीईओ जो चीफ ने एक बार ये फैसला किया, चीफ मतलब हमारे नायक से ऊपर वाले जो हैं, वो एक बार राउंड पे आए, उन्होंने फैसला किया कि टी ब्रेक ख़त्म कर दिया जाए। इसकी जगह चाय एक ट्रॉली लेकर के मजदूरों, जहाँ काम कर रहे हैं मजदूर, वहीं उनके भी पास पहुँचा दी जाए, ताकि जो बेकार का समय जा रहा है लोगों के जाने में, लाइन लगाने में, और एक एक करके चाय मिलने में और उसके इंतज़ार में, वो सारे समय से बचा जा सके। लेकिन होता यह है कि लोगों के पास चाय आती है उनके वर्क प्लेस पे, तब भी मजदूर चाय पीने के लिए उस जगह खड़े रह के नहीं पीना चाहते हैं। वो सब कोने की दीवार की ओर चले जाते हैं, दीवार से जहाँ एक सटी हुई नाली है, और नाली के वहाँ जाकर के वे चाय साथ मिलकर के गप मारते हुए पीते हैं। क्या कीजिएगा, मजदूर कमबख्त। तो उस पर वो जो हमारा नायक है वो इसको रोकना चाहता है, इससे चिढ़ता है, और चिढ़ करके वो एक वाक्य बोल देता है जो था तो मुहावरा, लेकिन उसका था तो सामान्य वाक्य, मतलब अभिधा में कहा गया था, लेकिन उसका लक्षण में भयानक अर्थ निकल जाता है। वो मैं सुना रहा हूं आपको। आप लोग अपनी अपनी जगह बैठकर चाय पिया करें। उन्होंने दूसरे दिन सुझाव के रूप में लोगों को सलाह दी थी। ठीक है साहब, बहुत अच्छा। सरकार के साथ लोग पूर्ववत अपनी अपनी चाय घूटने में लगे रहे। दूसरे दिन ट्रॉलियां शॉप में आई, लोगों ने चाय लिया और उनके कदम बाहर की ओर मुड़ गए। फिर वही सुझाव और वैसी ही सहज सहमति का लेन देन हो गया। तीसरे दिन भी यही क्रम रहा। चौथे दिन उनका पारा पहले से ही कुछ गर्म था, या चीफ साहब के आने की आशंका थी। उन्होंने कैबिन से उतरकर आते ही चाय पीते लोगों को संबोधित कर झल्ला कर कहा, आप लोगों से 1000 बार कहा है कि अपनी अपनी जगह बैठकर चाय पिए, यहीं आकर जुट जाते हैं। उनके तेवर देखकर लोग सहम कर या अदब के कारण चुप रह गए। जिन्होंने अपनी चाय खत्म कर ली वे उठकर जाने का उपक्रम करने लगे। शायद बात यहीं खत्म हो जाती है और दूसरे दिन से लोग अपने काम की जगह पर ही चाय पी लेते, परंतु उसी समय एक अप्रिय घटना हो गई। चलो चलो उठो, अपनी अपनी जगह पर चलो, उन्होंने झुंझलाहट और आदेश के स्वर में कहा। कारीगरों की ओर से इस बात का मुखर विरोध किसी ने भी नहीं किया। कुछ लोग सचमुच उठ भी गए, लेकिन कुछ लोग जिनकी अभी भी चाय शेष नहीं हुई थी और इस व्यवहार से असंतुष्ट लग रहे थे, पूर्ववत बैठे रहे। एक मुंह लगा कारीगर जो मौके बेमौके अपनी राय देने के लिए बदनाम था, चापलूसी के अंदाज में बोल पड़ा, यहाँ खुले में चाय पीना अच्छा लगता है साहब। हास्यास्पद व्यक्तित्व वाले उस कारीगर के कारण ही शायद यह चूक हो गई थी। अपना विवेक भूलकर उन्होंने तपाक से जड़ दिया, और यह इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ है। मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हें नाली में ही रहना अच्छा लगता है। यह बहुत बड़ी बात थी और बहुत बड़ी भूल थी। उनके दिमाग में भले ही सूखी नाली की यथार्थ स्थिति रही हो, मतलब जहाँ वो लोग जाके खड़े होते थे वहाँ एक नाली थी, पर बात मुहावरे में पढ़कर गलत हो गई और लोगों के मन में लग गई। और उसके बाद वो कहानी का आरंभ है जो मैंने आपको बताया, जहाँ मजदूरों के बात करते करते भी उन्हें लग रहा है कि वो उनके बारे में बात कर रहे हैं। इसके आगे का जो हिस्सा है उससे पढ़ते हुए मुझे लगातार स्वयं प्रकाश जी का वो संस्मरण याद आता रहा, या स्वयं प्रकाश जी का संस्मरण पढ़ते समय ये कहानी याद आती रही। मैं ये हिस्सा पढ़ना चाहता हूं आपके सामने। उनका मन हुआ कि इस तरह केबिन में घुटने की बजाय उन लोगों के सामने जाकर खड़े हो जाएं और कहें, देखो एक बात मेरे मुंह से निकल गई थी, मैं उसके लिए अपनी गलती महसूस करता हूं। लो अब हाथ मिलाओ। चलो केशर सिंह, राम प्यारे, भरोसे लाल, आओ खिलावन मिस्त्री, तुम भी आओ हाथ मिलाओ।
रेलिंग पर झुके झुके हुए कल्पना करने लगे, एक एक कर दसियों बीसियों सैकड़ों हाथ उनके ओर गर्मजोशी से बढ़ रहे हैं। एक टूटे रिश्ते को जोड़ते हुए छोटे बड़े खुरदुरे हाथ, एक ईमानदार दोस्ती की दावत देते हुए बेडौल हाथ, बीती बातों की कालिक को पहुँचते हुए आत्मीयता और विश्वास का संधि पत्र देते हुए गर्म हाथ। वह यहाँ तो सीधा दिख रहा है, मुझे प्रज्ञा कह रही है कि मैं टेढ़ा दिख रहा हूँ, कोई स्पष्ट बताएगा? प्रेरिता ने भेजा है। ओके, अब तो मैं सीधा हूं ना। वह कल्पना करने लगे कि सबसे हाथ मिला चुकने पर वह उनसे 2-4 मिनट और रुकने का आग्रह करेंगे और लंच रूम की वार्ता का जिक्र कर वहां बतियाने वालों को एक एक कर संबोधित कर उनकी गलतफहमियां दूर करेंगे। सुनो ब्रजलाल, तुम सोचते हो मैं शीश महल में पैदा हुआ था, यह तुम्हारी भूल है। मेरा बाप भी तरखान था, अपने गांव जवार का माना हुआ तरखान। 50-50 कोस दूर से लोग उससे काम करवाने आते थे। मेरे माथे का ये निशान देख रहे हो? रंदा लगाते हुए बाल भर चूल रह गई थी एक काम में। बाप ने हथौड़ी दे मारी थी। मैं भी कारीगर और कारीगरी की कद्र करता हूँ, लेकिन मेरी भी मजबूरियां हैं, मुझे भी तकादे झेलने पड़ते हैं। सुनो भाई चमनलाल, सुपरवाइजर सक्सेना साहब और सिंह साहब का पूरा किस्सा तुम्हें मालूम नहीं है। सिंह उसका लिहाज करता था, इज्जत नहीं, और गलत आदमी का लिहाज करना मैं भी समझता हूँ बुद्धिली है। उनकी दोस्ती कभी नहीं रही। सिंह साहब की शराफत का सक्सेना साहब गलत फ़ायदा उठाते थे। ये वो गलतफहमियाँ हैं जो उसके बारे में चर्चाएं हो रही थी। बीच का हिस्सा मैंने काफ़ी सारा तो नहीं पढ़ा आपके सामने। उन्होंने कल्पना की कि सबको आश्वस्त कर सबका विश्वास प्राप्त कर वे फिर उस बुली को सबके सामने लताड़ेंगे। ये खलनायक जैसा पात्र है, बदमाश मजदूर जो है ना फैक्ट्री का, जो थोड़ा गुंडा टाइप का है, वो डायलॉग मारता है उनको देख करके, जो जो एक दिन एक्सीडेंट कर देंगे इस तरह का बोलता है, उसको कहते हैं ए मिस्टर, तुम अपने आप को एक्सीडेंट रिपोर्ट बनाने में बहुत माहिर समझते हो ना। यहाँ जितने लोग खड़े हैं उनमें से आधे से ज़्यादा लोगों को तुमने कभी न कभी धोखा दिया होगा। कितने लोग हैं जिनसे तुमने इस उस फंड से पैसा निकलवाने के लिए बाबू लोगों के साथ मिलकर घूस नहीं ली है, उधार लेकर हजम नहीं किया। ये सब लोग मेरे दोस्त हैं। मैं चाहूँ तो तुम्हें आज निकाल सकता हूँ नौकरी से, लेकिन तुम्हारे बाल बच्चों पर रहम आता है। रेलिंग पर झुके झुके उन्होंने सुना टी ब्रेक की समाप्ति का सायरन हो रहा था और लोग अलसाए हुए से उठने की तैयारी कर रहे थे। इसी टी ब्रेक के शुरू होने से कहानी शुरू हुई थी और मैं आखिरी हिस्सा पढ़ रहा हूँ। एक सादा प्रतीक में कितनी बड़ी बात कही जा सकती है, ये इस पैराग्राफ में छुपा हुआ है। रेलिंग पर से हाथ हटाकर वह नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों की ओर मुड़े। फिर ठिठक कर उन्होंने खड़े खड़े नीचे की ओर देखा और व्यर्थ ही तिरछे जीने की सीढ़ियों को मन ही मन गिनने लगे। सीढ़ियों की गिनती पूरी कर चुकने पर उन्होंने फिर एक बार शॉप की ओर देखा और एकाएक किसी अनजानी व्यस्तता से केबिन के अंदर चले गए। वो सीढ़ियाँ जो थी उनकी गिनती करके हमारे नायक ने ये समझ पाया कि वो उन सीढ़ियों की उस दूरी को लांघ नहीं सकता जो उन मजदूरों के साथ आ गई है। मैं ये दोनों हिस्से खास तौर पे इसलिए पढ़ रहा था आपके सामने। जो बात मैं करना चाहता हूँ वो ये कि पिछले 1.5 महीने के इस पूरे समयावधि के दौरान हमने हमारे पुलिस का, हमारे मेडिकल स्टाफ का, हमारे ट्रांसपोर्टरों का, हमारे ट्रक वालों का, हमारे मजदूरों का, हमारे सफाई कर्मचारियों के कैसे कैसे रूप देखे हैं। हमने ऐसे पुलिस वाले भी देखे हैं जो कोरोना से लोगों को जागरूक करने के लिए गाना गा रहे हैं और रवीश कुमार उसको शेयर कर रहे हैं। और हमने ऐसे पुलिस वाले भी देखे हैं जो सीएए एनआरसी के खिलाफ काम कर रहे अहिंसक युवा सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर रहे हैं, उन पे अत्याचार कर रहे हैं। हमने ऐसे कर्मचारी भी देखे हैं जो रात दिन नहीं देख रहे हैं और क्वारंटाइन करने के लिए, लोगों की गिनती करने के लिए अपना सब काम छोड़ करके लगे हुए हैं। और हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जो इन्हीं मेडिकल स्टाफ पे, इन्हीं कर्मचारियों पे, इन्हीं पुलिस वालों पे हमले कर रहे हैं, इनसे लड़ रहे हैं। इन्हें 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 इस सारे लॉकडाउन पीरियड में जो सरकार की जो आतंककारी नीतियां उनके लिए इन्हीं को चिन्हित कर रहे हैं और इन पे हमले कर रहे हैं। ये व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत होती है, वह श्रमिकों को, कामगारों को, सबको आपस में लड़वाती है, उन्हें बांटती है। वह
हमें कभी भी एहसास नहीं होने देती है कि हम सब इसी व्यवस्था के हिस्से हैं और इसके शिकार हैं। हमें पता नहीं चलता है कब हम थाली बजाने वालों में और थाली न बजाने वालों में बंट जाते हैं। ये व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत है कि वह हमें बांट देती है कि किसने बत्ती बुझाई थी और किसने बत्ती बुझा करके दिए जलाए थे। वो हमारी एकता को तोड़ती है। वे स्वयं प्रकाश जी ने जैसा लिखा था कि वो कॉमरेड गर्ग के लिहाज के कारण या मजदूरों के उन पर भरोसे के कारण किस कारण से बचे उन्हें पता नहीं चला उस दिन, लेकिन उन दो लोगों को उस कंपनी ने सामने कर दिया जिनका इस निर्णय की वैधता से किसी तरह का कोई ताल्लुक ही नहीं था, जिनकी कोई जवाबदेही ही नहीं थी। वे लोग उस सैकड़ों की भीड़ के सामने निरस्त्र खड़े रहने के 8 पुलिस वालों के साथ छोड़ दिए गए कि झेलो उनके गुस्से को। ठीक इसी तरह जैसे इस कहानी में चीफ के फैसले और कंपनी के उच्चाधिकारियों के फैसले के कारण ये जो हमारा नायक है यह एक अजब सा डर और अकेलापन और भय महसूस कर रहा है, जो दरअसल उन्हीं के बीच से निकल करके आया है। लेकिन मजदूरों का सारा गुस्सा उसके प्रति है। मजदूर अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं, मजदूर अपने जो व्यंग्य कर रहे हैं, मजदूर अपने जो चुटकुले उछाल रहे हैं उसके बगल से निकलते हुए, या उसको ऐसा लगता है कि वो सारे उसके बारे में हैं। ये जो दो भेद किए जा रहे हैं, यह भेद हाँ, मोर बोलते हैं हमारे पीछे। मैं एक बहुत सुंदर जगह पे रहता हूँ श्रद्धा, आपको लेकिन मेरे यहाँ तो मोर ही बोल रहे हैं। जब मैं मिहिर का परसों लाइव पार्ट सुन रहा था तो पीछे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। पता नहीं आप लोग जानते हैं या नहीं, वो इंडियन ओशन के जो हमारे प्रसिद्ध गायक हैं राहुल राम, उनके कुत्ते थे जो भौंक रहे थे, जो उनके ठीक ऊपर वाली मंजिल में रहते हैं। तो इस तरह की सब स्थितियों के बीच में आज तो मैंने पंखा भी चला लिया क्योंकि बिना पंखे के मेरे लिए बैठना मुश्किल था। नमस्कार कौशल जी, मैं आपके लगातार देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी बातचीत को एक रॉक को तोड़ना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं लगातार इधर बोल रहा हूँ। तो कोरोना के इस आतंक ने व्यवस्था की उस चालाकी को हमारे सामने इतना बेरहमी से सामने रख दिया है कि जिसमें हमें आपस में लड़वाया जाता है, हमें आपस में बांटा जाता है, हमारी एकता को तोड़ा जाता है, हमें मिलकर के सवाल उठाने नहीं दिया जाता है, हमें ये सवाल उठाने से रोका जाता है कि क्यों सार्वजनिक स्वास्थ्य के उपक्रम सारे ध्वस्त हो गए, क्यों हमारे देश में इन सवालों को उठाने का ठेका सिर्फ कुछ दलों को दे दिया गया है, क्यों जनता को ये सवाल उठाने का हक नहीं है कि स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है, जीवन रक्षा प्रत्येक व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है। इस देश की सरकारें हज़ारों करोड़ के लोन राइट ऑफ कर सकती हैं, लेकिन मजदूरों के, विस्थापितों के जाने के, उनके अपने घर पहुंचने के इंतज़ामों में उनकी सारी कमियां सामने आ जाती हैं। ये जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों को आज के समय में समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से पिछले कई वर्षों में जितना ज़्यादा प्रासंगिक 1 मई इस साल है, उतना इससे पहले कभी नहीं रहा, क्योंकि सबसे ज़्यादा नौकरियां जा रही हैं, सबसे ज़्यादा तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। और मैं सिर्फ यहाँ अकुशल मजदूरों की बात नहीं कर रहा हूँ, हम जो मध्यवर्गीय नौकरी पेशा लोग हैं, हम लोगों के भी 1.5 साल के डीए ख़त्म कर दिए गए हैं। तो ये सारे त्याग बलिदान जो हैं, ये हम ही से अपेक्षा की जाती है और हमको आपस में बांट करके रखा जाता है। इस वर्ग चेतना को जिस दिन पहचान लिया जाएगा, जिस दिन मजदूर एकताबद्ध होकर के अपने अधिकारों के लिए उठ खड़े होंगे, और जब मैं मजदूर कह रहा हूँ तो उसके अंदर सभी तरह के लोग शामिल हैं, उसके अंदर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हमारे में बहुत सारे सफ़ेद पोश लोग भी शामिल हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि कैसे वर्क फ्रॉम होम के नाम पे उनके जीवन के 24 में से 18 घंटे छीन लिए जा रहे हैं, उनकी सामाजिकता नष्ट कर दी जा रही है। 12 घंटे काम, 12 घंटे नींद और 12 घंटे आराम का जो सपना लड़ करके जीता गया था, कैसे हमने खुद उसे गंवा दिया है और कैसे उसे वापस पाना एक बहुत बड़ी लड़ाई है। मतलब हम आगे का कुछ पाने की बजाय जो हम मूल है उसको भी वापस पा लें, यह लड़ाई भी हमारे लिए बहुत मुश्किल होती जा रही है। मैं इसी बात को साबित करने के लिए कि कैसे मजदूरों के हित एक हैं, इसके लिए एक बहुत पुराना एक क्लासिक अंश आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। यह 42-43 के आसपास जो बहुत बड़ा अकाल पड़ा था भारत में, उस अकाल के दौरान लिखा गया एक रिपोर्टाज है,
हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की श्रृंखला में जो सबसे अमर रिपोर्टाज है उनमें से एक है रांगे राघव का तूफानों के बीच। आपने इसके बारे में सुना होगा। यदि आप में से कोई इसे पढ़ना चाहे तो मैं इसका PDF आपको भेज सकता हूँ। आप अपना मेल ID कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं वह हिस्सा आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। मैं पहले 2 छोटे हिस्से पढ़ूंगा, फिर एक थोड़ा सा बड़ा हिस्सा पढ़ूंगा। बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। इप्टा ने उस दौरान बहुत बड़ा काम किया था। एक इप्टा की बहुत प्रसिद्ध फिल्म भी है धरती के लाल, जो इप्टा की प्रोड्यूस की हुई अकेली फिल्म है। आप सभी को देखनी चाहिए, यूट्यूब पे उपलब्ध है। संजय उसका लिंक यहाँ पे लगा देंगे, आप उसे ज़रूर देखें। हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्टाजों में से एक है तूफानों के बीच। तूफानों के बीच का जो चैप्टर है अदम्य जीवन, उस पर मैं ये हिस्सा पढ़ रहा हूँ। सामने एक टूटा घर था, भग्न विध्वस्त, मानो तूफान में उसका वैभव नष्ट हो गया था। और उसके सामने केले के पेड़ों की शीतल और मनोरम छाया में 14 कब्रें आंखें मूंदे पड़ी थी। एक लड़का जो वहीं बैठा एक आम की गुठली का सब कुछ खा जाने में लगा था, अपने आप चिल्ला उठा, बाबू, एक एक में 2-2 3-3 हैं, एक एक में 2-2 3-3। और फिर वह गुठली पर मुंह मारने लगा। भट्टाचार्य जी पेड़ों की घनी छाया में एक पेड़ से सटकर खड़े विश्राम कर रहे थे। वे कहने लगे, बाहर से तुम्हारी तरह बहुत से लोग आते हैं। हम चाहते हैं तुम यहाँ की एक एक कब्र से बात करो और हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर कहो कि जिस ढाके की मलमल एक दिन शहनशाह पहनते थे, आज वहाँ जुलाहे चूहों की तरह मर रहे हैं। बोलो, सुना सकोगे संसार कोई है? और ये आप जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। आप जानते हैं कि मैनचेस्टर की कपड़ा मिलें बन सके, इसके लिए मुर्शिदाबाद के बुनकरों के अंगूठे काट दिए गए थे, तक क्योंकि उनके हाथ की जो महीन मलबल थी उसके चलते जो फैक्ट्री का माल था वो तब भी नहीं बिक पा रहा था। तो हमारे देश के कुटीर उद्योगों को नष्ट करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पूरा एक लंबा षड्यंत्र किया था। कृषि का व्यापारीकरण करके किस तरह से कृषि को नष्ट किया गया, कैसे उद्योग धंधों को नष्ट किया गया। लेकिन वो औपनिवेशिक काल था। क्या औपनिवेशिक काल के बाद आज स्थितियां कुछ बदली हैं? और यदि नहीं बदली हैं तो फिर इस आज़ादी का मतलब क्या है? यह सवाल हमें बार बार अपने आप से पूछते रहना चाहिए। इतनी आमदनी नहीं, फिर बताओ, रहमत कहने लगा, कोई कैसे खरीदे? अकाल खत्म ही कब हुआ जो दूसरा शुरू होगा। हमने कच्ची कब्रों में कई लाशों को बिना कफन के गाड़ दिया। आपको शायद मालूम न हो, हम मुसलमानों के यहाँ लाश को कफन में गाड़कर बांध कर गाड़ने का कायदा है। मगर कायदा क्या करे, जब जिंदों के लिए ही कपड़ा नहीं है तो मरों की क्या कीमत है बाबू? उसका यह प्रश्न उसका अपना नहीं था। उसने अनजाने नहीं, जानबूझकर ही उंगली उठाई थी उधर जिधर मनुष्य को नंगा रखकर मनुष्य ने अपने मुनाफों के लिए बेशुमार कपड़ा तालों में बंद कर रखा था, जहाँ वस्तु मनुष्य के लिए न होकर पैसे के लिए थी। कितना बड़ा व्यंग्य और विद्रूप था यह कि आज कपड़ा बनाने वाले स्वयं नंगे थे। यानी यही वो बुनकर थे जो कपड़ा बनाते थे, और आज उनके लाश को उड़ाने के लिए भी कपड़ा मौजूद नहीं था। मैं यहाँ आपसे अपील करूँगा, आप गोरख पांडे की कविता स्वर्ग से विदाई ज़रूर पढ़ें। मैं चूंकि सिर्फ गद्यांश पढ़ने का तय करके आया था, इसलिए मैं वो कविता आपके सामने आज नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन वह ज़रूर पढ़ें। स्वर्ग वहाँ एक इमारत है पूरी, जिसे मजदूरों ने निर्मित किया और पूरी होने के बाद उनसे कहा गया कि अब ये इमारत पूरी हो गई है, अब आप जाइए, अब आपकी यहाँ ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं जो मुख्य अंश जो पढ़ना चाहता था, जिसके कारण मुझे इस अंश को चुनने की इच्छा हुई, वो मैं अब पढ़ने जा रहा हूँ आपके सामने। लोग महाजनों के पास बाजार जाते थे और वे कहते थे, चावल कहाँ है, चावल कुछ छोड़ती है या फौज? हम तो कह कह के मर गए, मगर सरकार ने ले जाकर सब डाल ही दिया ना उस अनंत भट्टी में। और बाबू, तुम समझते हो कि अगर होता तो मैं तुम्हें नहीं देता? किसके लिए दुकान खोली है आखिर? कोई बांध के तो ले नहीं जाऊंगा मैं सब।
और जब बहुत खुशामद होती तो महाजन कहता, क्या करूं, तुम्हारा दुख तो देखा नहीं जाता अब, मगर लाचार हूं। कितनी बुरी चीज़ है ये मजबूरी भी। खैर भाई, व्यापार करने को तो मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास अपना अपने बाल बच्चों का पेट पालने को आधा मन चावल जरूर ज़्यादा है, तुम्हें दे दूंगा। आखिर पुरखों की लाज निभानी ही होगी। मैं तो ऊपर वाले का भरोसा किए हूँ, वह उबारे तो मर्जी उसकी। तुम रात में आना, मगर शर्त है पता ना चले किसी को। और देखो दाम की क्या बात है, जो दाम है उससे 1 पैसा कम ही दे देना। और इस तरह बात खुलने लगी। 50 आदमियों ने जब एक ही बात सुनी तो उन लोगों के कान खड़े हुए। एक दिन मई की अंधेरी रात, 20 कदम पर कोई कुछ करे दिखना असंभव था। हवा तेजी से चल रही थी और हमारी अन्न कमेटी के वॉलंटियर्स ने एक छिपा हुआ गोदाम ढूंढ निकाला। वह महाजन हिंदू था, पूरे कुटिया का एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति। पूरे कुष्टिया जगह है। चावल, गेहूं, दाल, उसमें करीब 2500 मन सामान था। दरोगा मुसलमान था। उसने आते ही परिस्थिति को भांप लिया। जानते हैं उसने क्या कहा? कि तुमने बिना इजाजत किसी दूसरे के घर में घुसने की जुर्रत की तो कैसे, मैं तुम लोगों का चालान करूंगा। विक्षोभ से भर गया था हमारा मन। 10-15 हजार रुपये महीना कम नहीं होता बाबू रिश्वत का, और हड्डी डालकर कुत्ते का मुंह बंद करके ही तो चोरी की जा सकती है, और वह भी तब जबकि घर के पहरेदार सब गाफिल हों। मैंने देखा लड़के के होठ फड़फड़ा रहे थे। वह कहता गया, उस दिन हमने देखा कि हम हिंदू मुसलमान नहीं थे, हम भूखे थे, त्रस्त थे और शोषित थे। जब वह दोनों, यानी महाजन और दरोगा, जब वह दोनों हिंदू मुसलमान होकर भी हमारा रक्त चूसने के लिए एक हो सकते थे, तो क्या हम अपने रक्त को बचाने के लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए एक नहीं हो सकते थे? उस दिन हिंदू हिंदू नहीं था, न मुसलमान मुसलमान। उस दिन 2 वर्ग थे, लुटेरे और भूखे। वॉलंटियर्स ने निकलने से इनकार कर दिया। हजारों भूखे इकट्ठे हो गए थे। उनकी जलती आंखों में से जैसे बंगाल की सदियों की दारुण यातना अंगारों की तरह दहक रही थी। भीड़ ने चिल्लाकर मांग की चावल की। हम लेंगे चावल, देना होगा हमें चावल, तुम कब्जा करो वरना हम देंगे। अपनी भूख पर अधिकार है हमें। लगता था दंगा हो जाएगा। पुलिस तो यह चाहती ही थी, मगर इसी समय 2 युवक सामने आए, एक हिंदू एक मुसलमान। उन्होंने भीड़ को शांत किया और एसडीओ के यहाँ गए और वहां से हुक्म लाए। टेक दिए घुटने नौकरशाही ने, झुका दिया सर जनबल के सामने। कौन है जो हमें झुका सकेगा? हम बंगाली कभी भी साम्राज्यवाद की तड़क भड़क के रौब में नहीं आए। हमें गर्व है बाबू, भूखे रहकर भी, हमें गर्व है बाबू, हम भूखे रहकर भी अभी मरे नहीं हैं। हम भूखे रहकर भी अभी मरे नहीं हैं। यह अद्भुत हिस्सा जो है, यह जनबल की ताकत को दिखाता है। जिस दिन यह सब पहचान लिया जाएगा कि दुनिया में वर्ग 2 हैं। माफ कीजिए, क्या वापस मेरे एक फ़ोन बज गया था। मोबाइल से करने में यह दिक्कत भी हो सकती है, मैंने सोचा नहीं था। हाँ, तो इससे ज़्यादा सार्थक हिस्सा पढ़ करके इस आज के जो मैंने गद्यांश चुने थे उन पे बात करने के लिए मुझे लगता है रंगे रैगों के इस अद्वितीय हिस्से से बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। यह वही बात है जैसे स्वयं प्रकाश ने अपने उस संस्मरण में बहुत बहुत मार्मिक ढंग से और शेखर जोशी ने अपनी उस कहानी में कहने की कोशिश की थी कि जिस दिन तक हम आपस में बटे रहेंगे उस दिन तक व्यवस्था हमें हमेशा तोड़ती रहेगी, हमारा फ़ायदा उठाती रहेगी, हमारे सवालों को अनदेखा करती रहेगी। इस पूरे महामारी के दौर में ये सवाल ज़्यादा उग्र होकर के, ज़्यादा प्रासंगिक होकर के, ज़्यादा तीखे होकर के हमारे सामने आ रहे हैं। और इसीलिए मैं सबसे अंत में भाकपा माले के महासचिव कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य का आज सुबह जो अंश छपा है मई दिवस के बारे में, जिसका शीर्षक है वैश्विक महामारी के दौर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, उसका एक छोटा सा हिस्सा पढ़ करके आज के अपने इस FB लाइव को ख़त्म करना चाहूँगा। यह उसी बात का सार है जो मैं पिछले 1 घंटे में कुछ कहने की कोशिश कर रहा था या कुछ सार्थक कह पाया, मुझे लगता है उसी को मैं कहने की कोशिश कर रहा था। कोविड-19 प्रकृति को बचाने और कॉरपोरेट लालच व लूट के शिकंजे से लोगों को मुक्त कराने की चेतावनी है।
यह नई और न्यायपूर्ण दुनिया की स्थापना का वक्त है। अंबेडकर ने कहा था कि जाति श्रम का नहीं, श्रमिकों का विभाजन है। मई दिवस में इन्हीं श्रमिकों की एकता का दिन है। यह पूरी दुनिया के मजदूरों और उत्पीड़ितों की एकता का दिन है। पूरी दुनिया में कामगारों पर कोविड-19 की सबसे बुरी मार पड़ी है। इसके लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण और उनका व्यवस्थित विनाश मुख्य रूप से जिम्मेदार है। साथ ही ज़्यादातर सरकारों ने इस महामारी से निपटने में बहुत ही क्रूर और संवेदनहीन रुख अपनाया। सरकारें महामारी के समय में मजदूरों को दोषी ठहराने और उन्हें बांटने में लगी हुई हैं और अपनी जिम्मेदारी से मुंह चुरा रही हैं। आज इस विभाजनकारी राजनीति को चुनौती देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज जब वैश्विक पूंजीवाद और मानव जाति के अस्तित्व के बीच का विरोध इतना साफ हो गया है, तो एक नई और बेहतर दुनिया बनाना न केवल ज़रूरी है, बल्कि तुरंत बनाना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास सच में एक नई दुनिया बनाने और जीतने का अवसर है। एकताबद्ध जनता अजेय है। तो मैं इसी बात के साथ अपने इस आज के FB लाइव को ख़त्म करना चाहता हूँ। मैंने लगभग 19-52 हो रहे हैं, यानी मैं लगभग 52-53 मिनट बोल चुका हूँ कि यदि आज के दिन हम इस बात को भी समझ लें, यदि यह महामारी, यदि यह त्रासदी, यदि यह विभीषिका हमें यह समझा सके, और यहाँ मैं एक आखिरी में ये बात दोहराना चाहता हूँ जो रांगे राघव के उस तूफानों के बीच संस्मरण में भी, रिपोर्टाज में भी थी, वो मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन मुझे याद है, कंठस्थ है कि यह अकाल मनुष्यों का बनाया हुआ था। और दुनिया में सारे अकाल मनुष्यों के बनाए हुए हैं। सारे अकाल सत्ताओं और सत्ता में बैठे लोगों द्वारा बनाए जाते हैं। प्रकृति कभी अकाल नहीं करती है, प्रकृति कभी बाढ़ नहीं लाती है। यह मनुष्य है, यह सत्ता है जो अकाल और बाढ़ पैदा करती है। मनुष्यों के बनाए हुए अकाल, जिसके अंदर हजारों टन अनाज सड़ जाए लेकिन उसे गरीबों को नहीं दिया जाता है। यह महामारियों के समय, यह विभीषिकाओं के समय, यह त्रासदियों के समय, यह विषमतापूर्ण व्यवस्था और ज़्यादा तीखी होकर के हमारे सामने साफ आती है। इसीलिए मुझे लगता है इस बात की सार्थकता आज से ज़्यादा और कभी इस बात को समझा नहीं जा सकता था। दुनिया के गरीबों और मजदूरों को एक हुए बिना अपनी आवाज़, वे बहरे लोगों के कानों में अपनी आवाज़ तब तक नहीं सुना सकते जब तक वे एक नहीं होंगे। जब तक आप एक नहीं होंगे तब तक हम इस तरह की तस्वीरें देखते रहेंगे कि जिसमें मजदूरों को उठक बैठक लगा करके इस बात के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है कि वे लॉकडाउन के दौरान अपने घर निकलने के लिए बाहर क्यों आए, सड़क पर क्यों आए। ये त्रासदी, ये पीड़ा झेल रहे मजदूरों को कोसने की बजाय जिस दिन हम ये समझ लेंगे कि हमारा और उनका हित एक है, हमारी और उनकी तकलीफ़ें एक है, अंततः हम एक ही नाव में सवार हैं, उस दिन यह दुनिया बदलेगी। और यह दुनिया बदलने का समय दुनिया बदलने का सबसे सार्थक और सबसे माकूल समय तभी होता है जब असमानताएं और विषमताएं हमारे सामने नंगे रूप में होती हैं। और इसीलिए मुझे लगता है आज के दिन मई दिवस को याद करने की सार्थकता यही है। और फिर से मैं वो लाइन दोहरा रहा हूँ दीपांकर दा की, हमारे पास सच में एक नई दुनिया बनाने और जीतने का अवसर है। एकताबद्ध जनता अजेय है। तो मित्रों, इसी बात के साथ मैं अपना ये FB लाइव समाप्त करता हूँ। आप सबने मुझे सुना, शुक्रिया।